अध्याय 19 दुष्ट चाबुक। जब कोबोल्ड सरदार फटा तो सारी चीजें जमीन पर बिखर गईं। तांबे के सिक्के भी जमीन पर तांबे की चमक के साथ बिखरे पड़े थे, मानो वे पूरी खदान में फैल रहे हों और शी फेंग की सफलता का जश्न मना रहे हों। इस समय ब्लैकी जमीन पर बेसुध बैठा था। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसे जमीन पर गिरती बूंदों की जरा भी परवाह नहीं थी। यह लड़ाई सचमुच बहुत कठिन थी। सांस लेने तक का समय नहीं था। हर मिनट और हर सेकंड रूह कंपा देने वाला और आंखों को झकझोर देने वाला था। लड़ाई का हर पल ब्लैकी के दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगर उसका दिल मजबूत न होता तो वह इसे बिल्कुल भी सहन न कर पाता। जहां तक शी फेंग की बात है, जो कोबोल्ड सरदार से सीधे मुकाबले में उतर सकता था, उसके पास किस तरह का साहस था। वाह, हम जीत गए भाई फेंग, आप सचमुच मेरे आदर्श हैं। ब्लैकी ने अत्यधिक उत्साह में जोर से चिल्लाया। शी फेंग का शांत चेहरा देखकर ब्लैकी के मन में उनके लिए सम्मान का भाव भर गया। हालांकि शी फेंग की पूर्व शक्ति काफी अच्छी थी, कई औसत खिलाड़ियों से कहीं अधिक, फिर भी वह एक औसत दर्जे का पेशेवर खिलाड़ी ही था। शी फेंग का कौशल ब्लैकी के लिए कभी भी अभेद्य नहीं था। शी फेंग पहले बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता था। वह एक साधारण से उपकरण के लिए भी अंतहीन झगड़े में पड़ जाता था, मानो वह कोई तलवार हो। लेकिन वर्तमान शी फेंग पहले से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था जैसे वह एक अलग ही व्यक्ति बन गया हो। वर्तमान शी फेंग अत्यंत शांत था और बिना किसी झिझक के काम करता था। उसमें एक ऐसी शांति झलकती थी जो किसी सोए हुए ड्रैगन जैसी थी। वह आमतौर पर कुछ असाधारण नहीं करता था, फिर भी जब वह कुछ करता था तो पूरी दुनिया चौंक जाती थी। ब्लैकी, क्या तुम्हारी आदर्श जेंटल स्नो नहीं थी? शी फेंग ने यह कहते हुए हल्की सी मुस्कान दी। बेशक जेंटल स्नो मेरी आदर्श हैं, लेकिन आप भी कमाल के हैं भाई फेंग। आमतौर पर आप चुप रहते हैं और कुछ नहीं बताते, लेकिन अब जब आपने अपना हुनर दिखाया है तो इतने ताकतवर कोबोल्ड सरदार को भी आपने हरा दिया। एक असली पेशेवर गेमर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तो मैं आपकी तारीफ क्यों न करूं। कहते हैं ना, बड़े पेड़ की छांव बेहतर होती है भाई फेंग। मुझे कर समेंसर खेलना सिखाइए। मैंने तो सपने में भी पेशेवर गेमर बनने का सपना देखा है। ब्लैकी की नजरों में शी फेंग सोने के पहाड़ जैसे थे। उन्हें अपने पहले के फैसले पर गर्व था। अगर वह शैरो वर्कशॉप में जाते तो शायद आज भी गुमनाम सोना इकट्ठा करने वाले सदस्य ही होते। उन्हें किसी विशेषज्ञ से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। असली विशेषज्ञ बनने की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, शी फेंग मुस्कुराया। ब्लैकी का स्वभाव तो बिल्कुल सीधा सादा था। पिछले जन्म में जब शी फेंग को नौकरी से निकाल दिया गया था तो ब्लैकी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तीफा दे दिया था। ब्लैकी ने लाखों की सालाना आमदनी वाली नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी ताकि वह उसके साथ दुख बांध सके। जाहिर है शी फेंग ब्लैकी को धोखा नहीं देगा, वह उसे हर संभव मदद करेगा। हालांकि शी फेंग ने पहले कभी शापमंत्रियों का खेल नहीं खेला था, फिर भी उसने कई माहिर शापमंत्रियों को देखा था। शी फेंग को शापमंत्रियों को विकसित करने की सामान्य दिशा का ज्ञान था और ब्लैकी को मार्गदर्शन देने के लिए यह काफी था। भाई फेंग, आपको क्या लगता है कि मुझे शुरुआत में अपने पॉइंट्स कैसे लगाने चाहिए? क्या मुझे पूरी तरह से इंटेलिजेंस पर ध्यान देना चाहिए? ब्लैकी ने पूछा। शी फेंग ने सिर हिलाते हुए कुछ सोचने के बाद कहा, शुरुआती दौर में पूरी तरह से बुद्धि पर ध्यान देना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप एक शक्तिशाली करसमेसर बनना चाहते हैं तो चपलता, एजिलिटी अनिवार्य है। चपलता न केवल आपकी गति बढ़ाती है बल्कि आपकी मंत्रोच्चारण गति भी बढ़ाती है। करसमेसरों के पास जीवन रक्षक कौशल बहुत कम होते हैं। वे धीमे दौड़ते हैं और उनके कई कौशल मंत्रोच्चारण पर निर्भर करते हैं। करसमेसर के मंत्र भी शक्ति में कमजोर होते हैं। वे मुख्य रूप से क्षति पहुंचाने के लिए शापों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि एलिमेंटलिस्टों के विपरीत, जो सचमुच तोप की तरह होते हैं, करसमेसर को पूरी तरह से क्षति पहुंचाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धि को 20 अंक तक बढ़ाने के बाद आपको अपने आधे मुक्त क्षमता अंक चपलता में लगाने चाहिए। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आप अधिक क्षति पहुंचा सकेंगे। शी फेंग के पिछले जन्म में
एक बेहद शक्तिशाली करसमैसर था। उस व्यक्ति ने फुर्ती आजिलिटी को बहुत अधिक बढ़ाकर करसमैसर के पारंपरिक अंक आवंटन के तरीके को तोड़ दिया था। वह न केवल तेजी से और जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा सकता था, बल्कि निजी लड़ाई पीके में भी वह और भी शक्तिशाली था। उसने उन हत्यारों को नष्ट कर दिया था जो जादूगरों के प्रतिद्वंद्वी थे। मरने के बाद भी वे हत्यारे उस करसमैसर पर एक भी वार नहीं कर पाए, जिससे उस नियम का उल्लंघन हुआ जिसमें कहा गया था कि अगर कोई जादूगर हाथापाई करने वाले खिलाड़ी के करीब आ जाए तो वह मर जाएगा। उस घटना के बाद कई करसमैसरों ने फुर्ती एजिलिटी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे हत्यारे लगातार परेशान होने लगे और करसमैसरों द्वारा लगातार धमकाए जाने लगे, जिससे वे बेहद निराश हो गए। ब्लैकी ने सिर हिलाया, उसे लगा कि शी फेंग की बातें सही हैं, और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब मेरी बुद्धि 20 अंक तक पहुंच जाएगी तो मैं पूरी तरह से चपलता पर ध्यान दूंगा। करसमैसर के लिए अंक जोड़ने के तरीके पर चर्चा समाप्त करने के बाद शी फेंग और ब्लैकी ने गिरी हुई वस्तुओं को उठाना शुरू कर दिया। कोबोल्ड सरदार वाकी सरदार श्रेणी का राक्षस बनने का हकदार था। इसके अलावा यह पहला शिकार था, इसलिए इससे मिलने वाली चीजें भी बेहद प्रचुर मात्रा में थीं। इसमें कुल 8 कांस्य उपकरण मिले थे। एक धूसर विशाल कुल्हाड़ी, 2 प्लेट कवच, 2 चमड़े के कवच और 3 कपड़े के कवच। इनके अलावा 273 तांबे के सिक्के और 3 कौशल पुस्तकें भी थीं। इनमें ढाल योद्धाओं के लिए मॉक, हत्यारों के लिए साइलेंट स्टेप्स और शाप देने वालों के लिए ईविल व्हिप शामिल थे। ब्लैकी, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। यह ईविल व्हिप स्किल बुक बहुत दुर्लभ है और इसके मिलने की संभावना बेहद कम है। यह करसमैसर के पास मौजूद कुछ चुनिंदा कंट्रोल और डैमेज स्किल्स में से एक है। जब तक इस स्किल का लेवल ऊंचा रहेगा, यह मॉन्स्टर्स को हराने के लिए एक शक्तिशाली स्किल बन जाएगी। शी फेंग ने बिना किसी झिझक के ईविल व्हिप स्किल बुक ब्लैकी को दे दी। साथ ही उन्होंने ब्लैकी को लेवल 2 के 2 क्लॉथ आर्मर भी दिए। दुष्ट चाबुक, कास्टिंग का समय 3 सेकंड। किसी लक्ष्य को एक निश्चित क्षेत्र में बांधने के लिए 5 कांटों का उपयोग करें। जब तक लक्ष्य उस क्षेत्र से बाहर निकलकर कांटों को तोड़ नहीं देता, तब तक प्रत्येक कांटा 20 अंकों का मूल नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही 30% अतिरिक्त स्पेल डैमेज भी देगा। कूल डाउन 20 सेकंड। ब्लैकी कौशल देखकर बेहद उत्साहित हो गया और उसने इसे तुरंत सीख लिया। इस कौशल से उसके युद्ध कौशल में जबरदस्त सुधार आएगा। जैसे ही उसने दोनों उपकरण बदले, ऐसा लगा मानो वह एक साधारण बंदूक से तोप बन गया हो। ब्लैकी की बुद्धिमत्ता 20 अंक बढ़ गई, जिससे उसका स्पेल डैमेज 48 हो गया और बुद्धिमत्ता के लिए छिपी हुई मूल क्षमता रैपिड कास्ट भी सक्रिय हो गई। रैपिड कास्ट, यह खिलाड़ी को 1-5 सेकंड से कम समय के मंत्रों के जाप को छोड़ने की अनुमति देता है और इसे करने के लिए केवल एक क्रिया की आवश्यकता होती है। साथ ही इससे जादूगर को अपने लक्ष्य पर हमला करने पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। प्लेट आर्मर के 2 टुकड़ों की बात करें तो वे भर्ती का भारी कवच और काले स्टील का आर्मगार थे। हालांकि इन कांस्य उपकरणों में से शी फेंग को केवल काले स्टील के आर्मगार की विशेषताएं ही पसंद आईं। काले स्टील का कवच, कांस्य रैंक प्लेट कवच। स्तर 3 उपकरण संबंधी आवश्यकताएं। क्षमता 9, रक्षा +14, शक्ति +2, सहन शक्ति +2, चपलता +1, टिकाऊपन 20/20। रंगरूट का भारी कवच साधारण सा था। लेवल 5 के रंगरूट का भारी कवच स्काई आर्मर के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता था। हालांकि प्लेट आर्मर अभी भी कीमती थे, इसलिए उन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था। लेवल 3 के कांस्य चमड़े के कवच के दोनों टुकड़े भी बेचे जा सकते थे। इन सभी उपकरणों में सबसे मूल्यवान ग्रे जायंट एक्स थी। यह निस्संदेह बरसेरकर्स की सबसे प्रिय वस्तु थी। ग्रे जायंट एक्स कांस्य रैंक। स्तर 5 उपकरण संबंधी आवश्यकताएं। क्षमता 15, आक्रमण शक्ति +21, ताकत +5, सहन शक्ति +2, टिकाऊपन 30/30। यह हिंसा का सबसे घातक हथियार था। अगर किसी बरसेरकर को यह हथियार मिल जाता तो उसका हमला बेहद हिंसक और भयावह हो जाता। अगर मैं इस धूसर विशालकाय कुल्हाड़ी को लेकर लोगों में उत्साह पैदा कर सकूं
तो यकीनन इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा। शी फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके मन में इस धूसर विशालकाय कुल्हाड़ी से ढेर सारा पैसा कमाने की योजना थी। इसके बाद शी फेंग और ब्लैकी लोहार खाने लौट गए। मास्टर जैक, मैंने कोबोल्ड सरदार को मार डाला है, यह उसकी खोपड़ी है, शी फेंग ने आदरपूर्वक कहा और एक कोबोल्ड की खोपड़ी बाहर निकाली। मास्टर जैक, जो उस समय स्टील पर हथौड़ा चला रहे थे, ने कोबोल्ड की खोपड़ी पर एक नजर डाली, यह पुष्टि करने के बाद कि यह काम शी फेंग ने किया है। उन्होंने संतुष्टि से कहा, बुरा नहीं है नौजवान, लगता है कि तुम्हें मेरी गढ़ाई कला विरासत में पाने का पूरा अधिकार है। सिस्टम छिपा हुआ मिशन रोड ऑफ फोर्जिंग पूरा हुआ। खिलाड़ी ने फोर्जिंग सीख ली है। खिलाड़ी बेसिक फोर्जिंग अप्रेंटिस बन गया है। खिलाड़ी ने फोर्जिंग टैलेंट फोर्जिंग जीनियस प्राप्त कर लिया है। इनाम के तौर पर 10 रिफाइनमेंट स्टील मिलेंगे। फोर्जिंग जीनियस, एक सफल जालसाजी के बाद दक्षता अंक में 2 की वृद्धि होने की निश्चित संभावना होती है। 2 दक्षता अंक कम नहीं थे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक साधारण उपकरण बनाने वाले बुनियादी कारीगर प्रशिक्षु की सफलता दर केवल 20% होती है। उपकरण सफलतापूर्वक बनाने के बाद एक दक्षता अंक प्राप्त करने की 40% संभावना होती है, लेकिन अब शी फेंग के पास सफल निर्माण होने पर 2 दक्षता अंक प्राप्त करने का अवसर था, जिससे अगले पद पर पदोन्नति की उसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई। मध्यवर्ती स्तर का लोहार प्रशिक्षु बनने के लिए 1000 प्रवीणता अंक आवश्यक थे। एक औसत खिलाड़ी को यह स्तर प्राप्त करने में कम से कम 10 दिन लगते थे। सामग्री की निरंतर आपूर्ति भी आवश्यक थी, क्योंकि विफलता की भयावह दर से बड़ी मात्रा में सामग्री बर्बाद हो जाती थी। लोहार प्रतिभा के बल पर शी फेंग अब बहुत सारी सामग्री बचा सकता था, जिससे उसे काफी धन की बचत हुई। दूसरी ओर 100 गुना परिष्कृत इस्पात कांस्य उपकरण बनाने के लिए एक अच्छा सहायक पदार्थ था। इससे कांस्य उपकरण बनाने की सफलता दर में 10% की वृद्धि हो सकती थी। गढ़ाई की प्रतिभा और गढ़ाई की किताब के साथ शी फेंग तुरंत उपकरण बनाना शुरू करना चाहता था। हालांकि उपकरण बनाने के लिए उसे सामग्री की आवश्यकता थी, और वह भी बड़ी मात्रा में। यदि वह स्वयं सामग्री एकत्र करता तो इसमें बहुत समय बर्बाद होता। वह केवल थोक में ही सामग्री खरीद सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती। इतना ही नहीं, सामान्य उपकरण बनाने से उसे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता। केवल कांस्य उपकरण ही अच्छी कीमत पर बिक सकते थे, लेकिन इसके लिए गढ़ाई के ऐसे डिजाइन की आवश्यकता होती थी जो शी फेंग के पास नहीं थे। डेथली फॉरेस्ट जाना ही होगा। शी फेंग ने डेथली फॉरेस्ट से मिलने वाली कांस्य उपकरण निर्माण तकनीक के बारे में सोचा। इस तकनीक से बनने वाले उपकरण सस्ते भी थे और उनमें बहुत अच्छे गुण भी थे। अपने पिछले जीवन में कई कारीगर इस तकनीक की बदौलत अमीर बन चुके थे। जैसे ही शी फेंग जाने के लिए मुड़ा, युवक, तुमने सचमुच मुझे तुम्हारे प्रति एक अलग ही नजरिया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। इतने वर्षों तक हथियार गढ़ने के बाद भी जादुई हथियार देखना मेरे लिए अब पहली बार है। मास्टर जैक ने शी फेंग को पुकारा। उनकी निगाहें शी फेंग की कमर पर लटकी हुई गहरे काले रंग की तलवार पर टिकी थीं। भले ही वह काली तलवार जंग लगी हुई थी और आग जलाने वाले लोहे के टुकड़े जैसी दिखती थी, लेकिन एक कुशल हथियार गढ़ने वाले की नजरों से वह बच नहीं सकती थी।